Hello friends, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eraz and I hope कि आप सब कुछ सही सलामत से चल रहा है आपके जीवन में और आप अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मुस्कुराते हो अपने दोस्तों के बीच में। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन द प्रीवियस क्लासेस व्हाट आई हैव टोल्ड। मैंने आपको सिखाया था जी कि इम्यून सिस्टम का दो कंपोनेंट्स यानी कि वो बना किस चीज से। तो मैंने बताया था ना कि ह्यूमरल और दूसरा बताया था दैट इज द सेल मेडिएटेड। ठीक है, तो अब बता रहा हूं आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बीच में क्या अंतर है आखिरकार। तो आओ चलो इन्हीं अंतर को ध्यान में रखते हुए कुछ आगे की बातें करता हूं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट डिफरेंसेस। मैंने बताया ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के बारे में कि मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स दैट इज द बी सेल्स। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देगा कि भाई साहब जो हमारा ह्यूमरल है इम्यून सिस्टम है वो कौन सा सेल से बना हुआ है, तो दैट इज द बी सेल्स। बी सेल से ये बना हुआ ह्यूमरल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो ध्यान में रखेगा। लेकिन जो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो आखिरकार किस चीज से बना हुआ है, तो इट इज मेड अप, पहले ही लिख दिया कि इट इज मेड अप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स दैट मींस कि टी सेल, बिकॉज कि टी लिम्फोसाइट्स को किसी से डिनोट करते हैं जी, तो टी सेल से डिनोट करते हैं। समझ गया ना? अच्छी बात है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। दूसरा बता रहा हूं इसी ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के बारे में। मैंने बताया है आपको कि डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजेंस दैट इन्वेड द बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या करेगा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये लड़ता है। पैथोजेंस हमें अटैक नहीं करे, हमारा बॉडी सेफ रहे पैथोजन से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठा रखा है, तो यही हमारा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। इसीलिए मैंने लिख दिया है। समझ गए? ये भी पूछ सकता है कि बताइए पैथोजन से हेल्प कौन करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन किया, तो ये हमारा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्स। पहले लिख दिया डिफेंड अगेंस्ट, यानी कि उससे सुरक्षा किया ना, उससे लड़ता है पैथोजन से। कौन? तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के बारे में बातें करते हुए नेक्स्ट वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में मैं आपसे सिखाता हूं। तो देखिए दूसरा लिख रखा है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हुए कि डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजेंस। ये भी भाई पैथोजेंस के से लड़ता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पैथोजेंस से ही नहीं लड़ता, बल्कि फिर भी लिख दिया गया है कि as well as fungi और प्रोटिस्टेंस दैट इन्वेड द होस्ट सेल्स। ये फंगी से भी लड़ जाएगा, यानी कि फंजाई जिसको पढ़ते हैं, फंजाई और प्रोटिस्टेंट से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है ये पैथोजेंस के साथ साथ। सेल मेडिएटेड का यही तो खासियत है कि ये पैथोजन से तो बचाए ही, उसके साथ साथ फंजाई और प्रोटिस्टेंट से भी लड़ करके बचाता है। समझ गए? तो ये दूसरा अंतर था। और ये क्या है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ पैथोजन से ही ये लड़ने का काम करता है। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। लास्ट डिफरेंस देखते हैं कि थर्ड में कि तीसरे नंबर पर क्या अंतर हो सकता है इसी ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में बातें करते हुए। तो लिखा हूं कि डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल्स। जो ट्रांसप्लांट सेल है जो एक्सचेंज हुआ है और जो कैंसरस सेल है जो खराब हो रहा है, उससे ये उसके प्रति ये किसी भी तरह का कोई मतलब कि एक्शन लेने का कार्य नहीं करता है। लेकिन ये हमारा सेल मेडिएटेड सिस्टम क्या है कि रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल। लेकिन ये कैंसरस सेल और जो भी ट्रांसप्लांट हुआ एक्सचेंज हुआ उसके प्रति ये एक्शन ले लेगा। कौन? तो सेल मेडिएटेड। तो कौन रिएक्ट अगेंस्ट यानी कि किसने एक्शन एक प्रकार से लेने का काम कर सकता है, तो वो है सेल मेडिएटेड कैंसरस सेल के केस में। और इसमें ये नहीं कुछ करता कैंसरस सेल का, ये मगर में है तो है, हमें क्या करना है। समझ गया? तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए ताकि आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से कुछ भी बताने के बाद अगर आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे तो कहीं ना कहीं तो आप क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, तो वहां नोट्स दिखाइए एक बार और उन टीचर से आप पूछ लिया कीजिए। ठीक है?
समझ गया ना। और भी अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, अगर फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता तो हमारे यहाँ मैसेज कर सकते हो, जो मेरे टीम मेंबर होंगे वो आपको देखेंगे मैसेज तो रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। तो इसका ख्याल रखेगा कि ये रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल्स। समझ गए, आई होप कि आपने सीखा होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकता हूँ। अच्छी बात है। तो बताना ये चाह रहा हूँ इसी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। अब ये हमारा न्यू टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, समझ गए। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। इसी टॉपिक के बारे में बातें करता हूँ। तो बता रहा हूँ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में कि व्हेन ए पैथोजन invades the body for the first time, there are very few B and T cells। वेरी फ्यू कौन कौन सेल रहेगा भाई, तो बी एंड टी सेल दैट हैव रिसेप्टर्स व्हिच कैन रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस। जब पैथोजेन क्या करता है, हमारे बॉडी को इन्वेट्स करने का काम करता है, यानी कि जैसे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करने लगता है तो उसके लिए जो पहला कार्य किया जाता है, जो पहला स्टेप लिया जाएगा उसको लड़ करके बचाने के लिए, ठीक है। तो तो उससे ही हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स का नाम दिए हैं, जो एंटीजन जो भी होते हैं वहां पे जो इस तरीके का काम करता है, समझ गए। अब देखो कोई लड़का सोच रहा है कि हमसे कोई पूछा इसी प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में तो क्या बोलेंगे, तो मैंने लिखा दिया कि व्हेन ए पैथोजेंस इन्वेड्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर आर वेरी फ्यू बी एंड टी सेल्स दैट हैव रिसेप्टर्स व्हिच कैन रिकॉग्नाइज द पैथोजन, और वो पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके बी एंड टी सेल्स के हेल्प से वो उसको रोकने का काम करता है, समझ गए। और ये पहला चरण है ये, इसीलिए इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स का नाम दिया है, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये जो डिजीज है हमारे बॉडी में तो आ रहा है वो भी पहली फर्स्ट टाइम आ रहा है, और उसके लिए एक्शन जो लिया गया दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट बता रहा हूं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकाउंटर वेरी फ्यू लिम्फोसाइट्स आर एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन। जब फर्स्ट लड़ाई हुआ तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिम्फोसाइट जो है वो रिलीज हो जाएंगे, बहुत कम मात्रा में और कुछ ही अमाउंट में जो है वो इस तरीके का ये क्या बोलते हैं लिम्फोसाइट जो है वो रिलीज होता है, समझिए। तो इसको ध्यान देगा, ये पूछेगा कि कितना होगा, बहुत ज्यादा कि वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू लिम्फोसाइट्स आर एक्सपोज टू एन एंटीजन, यानी कि उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट बताना चाहता हूं कि द इम्यून रिस्पॉन्स इज वीक। पूछ देगा कि जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैसा कार्य करता है, तो वो हमारा वीक होता है, समझ गए। तो इस चीज को भी गौर कीजिए। एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसी को हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दिए हैं, समझ गया ना। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखो आगे मैंने इसका ध्यान रखेगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये वीक होता है, इस तरह का जो इम्यून रिस्पॉन्स है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं काम करता है। एनी हाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सपोजर टू एन एंटीजन ट्रिगर्स ए रिएक्शन एंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म। जैसे ही ये एक्सपोजर टू एंटीजन यानी कि एंटीजन के लिए कुछ ये कार्य करने का प्रयास करता है तो एक तरह का रिएक्शन होता है, एंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म, और दो तरीके का सेल यहाँ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे पहले का नाम है इफेक्टर सेल और दूसरे का नाम है मेमोरी सेल। तो इसी इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल के बारे में बातें करते हुए आपको कुछ जानकारी मैं देता हूँ, समझ गया ना। अच्छी बात है। तो इफेक्टर सेल के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट अटैक द इन्फेक्टेड सेल टू फाइट इन्फेक्शन। तो इसको याद रखेगा कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो दैट अटैक इन्फेक्टेड सेल, जो सीधे इन्फेक्टेड सेल को के ऊपर अटैक करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने के बाद, समझ गए। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि दिस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए फ्यू डेज। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछ देगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, समझ गया ना स्टूडेंट। चलिए अच्छी बात है कि वेरी फ्यू डेज के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बल्कि कुछ ही दिनों के लिए ये काम करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्लियर होता है। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए
अब बताना चाह रहा हूं इसी मेमोरी सेल के बारे में कुछ बातें करते हुए। लिखा हूं कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करता है मेमोरी सेल, और किल इन्फेक्टेड सेल्स। ना तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भैया जो हमारा मेमोरी सेल है ये ना तो कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और ना ही इन्फेक्टेड सेल जो खराब सेल हमारे बॉडी में है डिजीज के चलते उसे भी ये मारने का कार्य नहीं ही करता। तो समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। चलो और कुछ बताता हूँ इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा हूं कि देयर रिमेन्स इन द लिम्फ नोड्स, ये आखिरकार जो मेमोरी सेल है वो कहाँ पे स्थिर हो जाता है, सेट हो जाता है, तो लिम्फ नोड्स में। और इतना ही नहीं, एंड गेट एक्टिवेटेड बाय द सेकंड एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन। जब सेकंड टाइम इस प्रकार से वही चीज जो है वो लड़ाई करने का नौबत आता है, टाइम आता है, तो ये फिर से जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए लिम्फ नोड में एज ए मेमोरी के रूप में वहां पे रह जाता है। समझ गए? जैसे कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ बुक बंद करके रख दिया, ये मेमोरी सेल के रूप में गया, और फिर जब चाहो फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जब जरूरत पड़ा उसको एक्टिवेट कीजिए या लिख दीजिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, जरूरत था तो काम किया, जरूरत नहीं था तो यहाँ पर लिंक नोट्स में जाकर के मेमोरी सेल के रूप में रह गया, और फिर जब जरूरत पड़ा एक्टिवेट हुआ काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि दे कैन रिमेन्स इन द बॉडी फॉर डिकेड्स, ये बॉडी में जो है वो हमारा मेमोरी सेल वो कई सालों तक लगी, 10 साल 15 साल, बहुत कई सालों तक लगी ये हमारे बॉडी में रह सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जब तक जिंदा है तब तक रहे, हु नोस, मे बी। ठीक है ना? तो ये पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि लंबे समय तक ये सालों तक रह सकता है। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट बताता हूँ इसी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के बारे में। प्राइमरी रिस्पांस के बारे में जितना बताने लायक चीजें थी वो मैंने बताया, अब बताता हूँ इसी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सेकेंड एंड subsequent exposure to the same antigen triggers a faster and a stronger response, due to the presence of memory cells, ठीक है, produced in the first encounter। देखिए जब पहला बार, इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लड़के होते हैं जो शौकीन होता है एक्सरसाइज करने का, जिमिंग करने के लिए, तो क्या लगता है कि वो फर्स्ट डे ज्वाइन किया और सीधे जाकर 10 केजी का 15 केजी का डंबल उठा करके एक्सरसाइज करने लगेगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता स्टूडेंट। तो होता क्या, होता यह है कि आप जा रहे हैं पहला दिन तो शायद 5 केजी से शुरू करेंगे, 7 केजी से फिर इस प्रकार से बढ़ाते जाते हैं, तो आप देख पाते हो कि एक समय के बाद 10 केजी भी आपको हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आप बार-बार उठा रहे हो, बार-बार कर रहे हो, तो मेमोरीज के सेल के रूप में यहाँ पे भी उसको आदत हो गया सहने का, और नेक्स्ट टाइम जब जरूरत पड़ेगा तुरंत ही जाकर के इस प्रकार से 10 केजी उठा लो। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। पहला बार पैथोजन आया, उससे लड़ा, मार-पीट के उसको शांत किया, तो फिर उसको पता चल गया कि किस प्रकार से लड़ते हैं, किस प्रकार से फाइट करते हैं। अब जैसे ही वो आएगा तो पता करेगा कि वो अच्छा ये तो वही वाला चीज था, तो तुरंत ही उसके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत ही ले लाठी तैयार है लड़ने के लिए, उसको पीटने के लिए, मार के भगाने के लिए। समझ गया? तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती है, वही यहाँ पे भी वही है, लेकिन जो दोबारा ये लड़ाई करेगा वो पिछले से कुछ ज्यादा तेजी से काम करेगा जी, स्ट्रॉन्गर तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज करके आपने पहले से ही स्ट्रॉन्गनेस को क्रिएट कर लिया है, क्योंकि एक बार लड़ चुके हो ना, तो आदत बन गया होगा। समझ रहे हो? अच्छी बात है कि आप समझ नहीं पाते हो। Anyhow, in the secondary response also, like the first response, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी वही हो रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्स की तरह। क्या होता है भाई? तो देयर इज ए क्लोन ऑफ इफेक्टर सेल एंड ए क्लोन ऑफ मेमोरी सेल, यानी कि इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल दोनों यहाँ पे काम करता है, तब जा करके ये स्ट्रॉन्गर होता है और मजबूती से काम करता है। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूं कि द इफेक्टर सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इफेक्टर सेल क्या करता है बबुआ? आई मीन टू से दैट कि भाई साहब, तो द इफेक्टर सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और अटैक द फॉरेन एंटीजन, ठीक है, फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ गया ना? इफेक्टर सेल ही है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, और इतना नहीं,
बल्कि अटैक करेगा फॉरेन एंटीजन को, बाहर से आने वाला कोई भी, जैसे पैथोजन हो गया, फंगिस हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको रोकने का काम करता है फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए वैलिड है। समझ गया? अब देखिए ये पॉइंट मैंने क्या लिखा, द मेमोरी सेल्स रिमेन इन द बॉडी, लेकिन जो मेमोरी सेल होता है भाई वो हमारे बॉडी में रह जाता है। समझ गया? और इतना ही नहीं, बल्कि कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू फ्यूचर एक्सपोजर टू द एंटीजेंस। जो मेमोरी सेल है वो एक बार लड़ाई किया तो उसको आदत हो गया, याद रख लेगा कि किस प्रकार से लड़ते हैं, और फिर जब दोबारा मौका मिलेगा तो और उससे भी अच्छे तरीके से लड़ाई करेगा। समझ रहे हो ना? तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। तो आप क्या कीजिए कि इतनी सारी चीजों को लिख लीजिए ताकि कुछ और टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ और बातें बता सकूं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जी? क्लियर होता है। और चलो देखते हैं, लेटेस्ट सी। देखो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखाया हूं आपको अलग से बताना ये चाह रहा हूं कि इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि द मेमोरी सेल्स गिव ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, सर्टेन केसेस में जो मेमोरी सेल होते हैं गिव ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एज इन केस ऑफ चाइल्डहुड डिजीज लाइक चिकन पॉक्स एंड मिसल्स। जब बचपन में चिकन पॉक्स हुआ या फिर मिसल्स नाम का बीमारी हो गया या फिर दाने दाने हो जाता शरीर पर, नहीं देखे हो, तो वो हो गया एक बार बचपन में हुआ हुआ तो अब उससे बॉडी हमारा लड़ेगा, लड़ करके ठीक करेगा। तो ये जो लड़ा वो अब और ठीक भी हो गया आदमी, ठीक है, तो उसके मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसकी याद रहेगा कि किस प्रकार से हमने इससे लड़ाई किया है, ताकि दोबारा अगर हो जाए तो दोबारा भी उससे लड़ करके छुटकारा पाया जा सकता है। चीजें इस प्रकार से होती है। समझ रहे हो ना? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट ये बता रहा हूं कि पर्सन हु, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सन हु हैड दिस डिजीज ऑन्स नॉर्मली नेवर गेट्स लेटर इन द लाइफ टाइम। कोई व्यक्ति है कि एक बार अगर उसने ये डिजीज हो गया चिकन पॉक्स, ठीक है, तो बहुत ही कम चांस रहता है, ना के बराबर चांस है उस व्यक्ति को दोबारा ये डिजीज जो है इस प्रकार के मिसल्स या फिर चिकन पॉक्स हो ही जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो प्राप्त कर लिया। इसके अर्थ क्या हुआ सर? इसका कहने का अर्थ बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि उसके पास अब शक्ति हो गया है, अब पता चल गया किस प्रकार से उसको लड़ते हैं और किस प्रकार से उसको पीट पाट के भगाना है। आई मीन टू सेव दैट जस्ट लाइक दिस। तो मेरे कहने का कुछ यही मतलब था। तो चीजें समझ रहे हो ना? समझ में भी आनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप इसे अपने नोट कॉपी में इसे लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस कि आपने इसे लिखा। चलिए देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं भी आ सकता है इसके बीच में से, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटर का एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। समझ गए? बताना ये चाहता हूं कि डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को तो मैंने आपको पढ़ा ही, अब ये सिखाता हूं आपको, और आप समझ आ गया कि जानिए कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है। तो जो बोलना चाहते हो पहले लिख दिया, तो लेट अस सी कि क्या क्या है होता है। तो पहला बता रहा हूं इसी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में कि द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एन एंटीजन। ये पहला इनकाउंटर करेगा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन किसके साथ? तो एंटीजन के साथ में, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेकेंड टाइम यानी कि दोबारा है, जो कि सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम एंटीजन, और ये दूसरा बार अटैक करने के लिए जाता है उसी एंटीजन के साथ में जो स्टोर है एज मेमोरी सेल के रूप में। समझ रहे हो? तो दूसरा ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में कि इट टेक्स रिलेटिवली लॉन्गर फॉर द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड। ये हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ये है कि इसका कुछ टाइम लगता है रिस्पॉन्स करने में। क्यों? क्योंकि पहला बार जो लड़ रहा है, अब जैसे कि कोई लड़का है वो क्रिकेट कभी नहीं खेला, पहला बार ग्राउंड में उतार दीजिए, गेंद गेंद और बैट को ही देखकर रहा है कि कैसे मारे कैसे पकड़े, इस प्रकार से। लेकिन आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या ही कहना, बैट दिया नहीं कि शुरू, एनी हाउ।
तो यहाँ भी है कि पहला बार है इसीलिए ये कुछ टाइम्स लेता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज वेरी रैपिड, एकदम तुरंत ही ये काम करने लगता है। क्यों भाई? तो लिखा हूं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल। देखिए पहले ही बोल दिया कि मेमोरी सेल है, उसकी याद है, हु गेट इनटू एक्शन इमीडिएटली, जो तुरंत ही उसको एक्शन ले लेता है। हमें कोई चीज, देखिए चीजें देरी कब होता है किसी चीज के लिए, वो तब होता है जब हमें नहीं आता या फिर पहला बार वो कार्य को करना। लेकिन जब हमें पता हो पहले से ही तो हमें देरी बिल्कुल भी नहीं होगी जी, हम जाएंगे तुरंत काम करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि आता है मुझे कि कैसे करना है। समझ रहे हो ना? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बताता हूं इसी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो लिखा हूं कि रिजल्ट्स इन फीवर और मिल्ड रिस्पॉन्स एंड डिक्लिनिस रैपिडली। मिल्ड रिस्पॉन्स यानी कि उतना नहीं है एकदम सुस्त टाइप का, ये कुछ करनामा करता है। लेकिन ये जो हमारा सेकेंडरी है कि रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ये एकदम कड़क मिजाज है, दैट लास्ट मच लॉन्गर मे बी अ लाइफ, जो हमेशा के लिए हो जाता है, हमारे बॉडी में सेट हो जाता है। ये अब तो भैया एक्सपर्ट हो गए, क्या ही कहना। नेक्स्ट बता रहा हूं कि द इंडिविजुअल्स में सफर फ्रॉम द डिजीजेस। हो सकता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है बकरनामा किया, ठीक किया, लेकिन फिर भी उसको वो डिजीज हो गया। मे बी कि ये ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। मैं सफर फ्रॉम द डिजीजेस। आगे बता रहा हूँ कि इट रिजल्ट्स इन, जिसका परिणाम यह हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स दैट हेल्प इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इससे नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपना गुर ही रख लिया कि अच्छा तुम हमको से ऐसे करता है, हम अपना रख लेते हैं बैर दिमाग में, कहीं मौका मिलेगा तब बताएंगे। तो वही हाल तो यहाँ पे भी है, रिजल्ट्स इन मेमोरी सेल के रूप में रख लिया। किसके लिए? कि सेकेंडरी इम्यून के पास जाओ ना, वो तुमको बताता है। तो अब देखिए इसका क्या उपाय है, ये क्या कर रहा है? कर रहा है कि इंडिविजुअल्स में नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। अब हो सकता है कि यहाँ पे जब आ गया है, अब ये खड़ा हो गया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स काम करने के लिए तैयार है, तो वो अब नहीं सफर कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये तुरंत ही काम करेगा और उसको लड़ करके पीट करके भगा देगा, ठीक है ना? चीजें समझ रहे हो? अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिए, आप इस अंतर को भी आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपसे कुछ और बातें मैं आपको सिखा सकूं। क्लियर होता है जी? क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपसे बातें करूंगा, ठीक है, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। अब ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कितने तरह का है, कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक्टिव इम्यूनिटी एंड, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। तो चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तो आप इसे लिखिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपसे कुछ और बातें करता हूँ जी, समझ गए? तो बता रहा हूँ मैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह का हुआ, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो आओ चलो जानते हैं। ये दो तरह का हुआ। द फर्स्ट वन, पहला है ये एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है ना? और ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो वन बाय वन करके लिख सकते हो इसी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, और फिर इसके नीचे लिख सकते हो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, इतना सारा कुछ। और आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एज यू वांट्स यू कैन राइट इट। देखो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं जी सबसे पहले, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये चीजें बता रहा हूं इसके अंतर्गत में जाकर के बता रहा कि इम्यूनिटी जनरेटेड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बनता है खुद से, ठीक है, कोई बाइली चीज आ गया, उसी उसी को उससे लड़ करके उसको हराने के लिए, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो बॉडी में बन रहा है इम्यून, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। वो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, हमारा बॉडी खुद जनरेट करता है, उसे ही एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। अब देखो ये क्या लिखा मैंने, तो इस चीज को आप गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा बॉडी जनरेट करता है, एक्टिव जनरेट करता है इम्यूनिटी को, तो क्या कहते हैं? तो एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब लिखा हूं कि एक्सपोजर्स ऑफ एंटीजन कुड बी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ए डिजीज और बाय वैक्सीनेशन। देखो जो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी भी है जो काम करते करते इम्यूनिटी जो है वो स्लो कर लेता है,
तो इस इम्यूनिटी को और एक्टिवेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन का सहारा लेते हैं और हम लोग इंजेक्टिंग एन एंटीजन और इट्स प्रोडक्ट, और उसी से रिलेटेड कोई एंटीजन को देते हैं जो उसकी का साथी हो, ताकि जाए और उसको अपना फर्ज को याद दिला सके कि भाई साहब तुम्हारा कर्तव्य ये है। इसका मतलब ये नहीं हो कि हमने बाहर से किसी चीज को लिया है, वो पहले से ही अंदर था, बस उसको एक्टिवेट करना, बस उसको जगाने के लिए है वो, अब बाकी बॉडी खुद से बनाना, खुद से कार्य करना स्टार्ट कर देगा। समझ गया ना स्टूडेंट? अच्छी बात है। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि बॉडी मेक्स इट्स ओन एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में पूछ सकता है कि क्या एक्टिव इम्यूनिटी के केस में बॉडी खुद से एंटीबॉडीज के बनाएगा कि पैसिव इम्यूनिटी के केस में? तो ऑब्वियसली एक्टिव इम्यूनिटी के केस में। नेक्स्ट बता रहा हूं कि इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, इवन मे लास्ट फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी है वो कैसा है? तो लॉन्ग लास्टिंग है, इवन मे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या है हो जाएंगे? एग्जांपल हो जाएगा चाइल्डहुड डिजीजेस लाइक मिसल्स, मप्स और चिकन पॉक्स। ठीक है, जो बचपन में डिजीजेस हुआ है और फिर हमारा बॉडी खुद से उसको ठीक कर दिया लड़ करके, तो क्या हुआ? इसी चीज को समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझोगे मेरे बातों को, एकदम सीख जाओगे, इसी एग्जांपल में ये छुपा हुआ ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक नाव पर बैठे हुए हैं। ठीक है, नाव जो है वो बीच समंदर में है, चाहे बीच तालाब में है, और क्या कोई कारण बस वो नाव जो है वो टूट गया, उसमें दरार आ गया, पानी भर रहा है। अब पानी भर रहा है और आप उसमें धीरे धीरे नाव धंस रहा है, यानी कि आप डूबने वाले हैं। ठीक है, और आप बस पानी में चल ही गए हो। ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी आपको दिखाऊंगा भी नहीं। तो आप पानी में बस चल ही गए नीचे, और फिर आपको तैरने भी नहीं आता, तो क्या होगा? मतलब कि इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं काम किया बोलने के लिए जी, जो झट से बोल दिए कि क्या हो गया, डूब जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो अपना प्रयास करने लगा, इस प्रकार से अपना ऐसे ऐसे करने लगा, हाथ पैर चलाने लगा, और वो बाई चांस वो तैरना भी सीख गया उसी समय वो तैरने लगा। ठीक है, तो वो तैरने लगा तो बच जाएगा, ऑब्वियसली बच जाएगा, लेकिन फिर वो निकल गया, जमीन पर चलने लगा, तो अब वो तैरना सीख गया, अब उसका कोई काम है जमीन पर? नहीं ना। अरे मगरमच्छ है कि रहेगा? ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसे, कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो तैरना सीखा, स्विमिंग करने के लिए जान गया, वो यहाँ पे याद रहेगा ना, उसकी यादें है यहाँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि फिर से अगर दोबारा अगर वो गिर गया, पैर फिसल गया, गिर गया, तो वो बच सकता है जी, तैर करके बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता हो गया अब वो दोबारा पानी में डूब ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तैरने आ गया है, निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन लेकिन सुनेगा, लेकिन अगर क्या हो, अगर वो नाव नाव का एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है, वो घटना नहीं घटती, तो वो शायद बच्चा तैरने के लिए उस समय नहीं सीखता, है कि नहीं? यहाँ पे भी तो वही चीजें हो रही है कि एक बार बचपन में बीमारी हुआ तो हमारा बॉडी कैसे करे, बच्चा है नरम मुलायम है, कहाँ से उतना शक्ति लगेगा? तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है, एकदम तुरंत जागृत हुआ, उसको मारो भगाओ, अब वो फिर स्ट्रांग हो गया वो, कि अब दोबारा आएगा तो अब तुरंत ही कर देंगे, या फिर दोबारा वो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि होने से पहले ही खत्म कहानी। ठीक है, तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा इसी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बातें करते हुए। अब देखिए, इसी पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बातें करता हूं, तो लिख रहा हूं कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। रेडीमेड का नाम सुना है? रेडीमेड कपड़ा होता है और एक सिलाया हुआ, लेकिन ये मत पूछो कि ये शर्ट जो है वो रेडीमेड है कि सिलाया हुआ, ना ही रेडीमेड है ना ही सिलाया हुआ। तो बाकी आप जानेंगे कैसे हो सकता है। आई थिंक दोनों मिक्सिंग है, नहीं? तो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी में डाला जाए बना करके, कि भैया बना दिया तुम तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन अनदर ऑर्गेनिज्म और इंट्रोड्यूस्ड इन ए नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स। दूसरे के बॉडी में बन रहा है, उसके बॉडी में से खींच करके हमारे बॉडी, तुम्हारे बॉडी में से, तुमको मरने नहीं देंगे, हम अपना प्राण खींच करके तुम्हारे बॉडी में डाल देंगे। तो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी का काम कर रहा है, हमारे पास नहीं है सच में, लेकिन ले लिए किसी दूसरे से काम करने के लिए, काम चलाने के लिए। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया कि बॉडी डज नॉट फॉर्म इट्स ओन एंटीबॉडीज। बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज को नहीं बनाता है,
क्योंकि रेडीमेड का चीज कर रहा है तू, काम चलाऊ काम है, रेडीमेड का भी हमेशा के लिए होता है, काम चलाऊ रहता है, टिकाऊ नहीं रहता, लेकिन ये है टिकाऊ। ठीक है, इसीलिए तो कहा कि कभी नहीं होगा। एनी हाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। इम्यूनिटी इज शॉर्ट लाइफ। दूसरे के चीज लिए हुए तो कितना दिन तक टिकेगा, कुछ ही दिन तक लगेगा, तो समझा करो। एग्जाम्पल है भाई साहब, देखिए कि इम्यूनिटी प्रोवाइडेड फॉर डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के लिए दिया गया होगा, टिटनस के लिए दिया जाता है, मदर्स मिल्क के लिए दिया जाता है। कोलोस्ट्रम कंटेन, वो क्या रहता है, वो नंट एंटीबॉडीज IgA रहता है उसको में। तो कितना दिन तक लगी रहेगा, बाहर वाला चीज कर लोगे तो कुछ ही देर तक लगी रहेगा, जो हमेशा के लिए फायदेमंद ये नहीं होता है, समझ गया ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब क्या ही यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको बोर करूं, जो ही बताने लायक चीज है वो तो बता ही दिया आपको, है ना। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, लिख लिया होगा, मैं साइड हट गया हूँ। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए अंदाज में यहाँ पढ़ाता हूँ, एक बार रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा बढ़ रहा है जो मैं ही नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर सका, या फिर कुछ कमी रही होगी, या फिर आप ही नहीं ढंग से सोचे और आप ही नहीं ढंग से समझे, तो उसको एक बार रिवाइज किया कीजिए। और कम से कम एनसीईआरटी बुक्स को स्टडी करना जरूर है। समझ में आया चाहे नहीं आया मुझे फर्क नहीं है, मुझे इससे लेना देना है कि तुम एनसीईआरटी बुक्स को रीडिंग करते हो, बैठ कर किया करो, एक बार में नहीं तो दो बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग कीजिए, ऐसा नहीं कि आज लेकर के बुक पे बैठे पूरा बुक ही खत्म कर दें। तो बाकी क्या ही बताऊं, आप तो समझदार खुद ही हो गए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, and for that moment stay connected with me। और दस्तक बीच में ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपका चेहरे पर स्माइल ये सूट करता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हो, लड़कन के चेहरे पर ऐसे ही स्माइल अच्छा लगता है। सो लव यू ऑल, टेक केयर।